चल देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 19 तक कर लिया था। आज 20 नंबर प्रश्न से करेंगे। ठीक है, देखिए 20 में प्रश्न है, कह रहा है कि 1830 ईस्वी की क्रांति के प्रभावों को लिखें। ठीक है, तो लिखेंगे उत्तर। देखिए उत्तर होगा आपका, पहला है वियना कांग्रेस के लक्ष्य को असफल कर दिया गया। ठीक है, दूसरा का है पूरे यूरोप में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रों में विकास हुआ। ठीक है, और 3 नंबर है जर्मनी, इटली, हंगरी, पोलैंड, यूनान की व्यवस्था को देखते हुए विकास का आंदोलन किया जाए। ठीक है, ये सारे प्रभाव देखने को मिले हैं। तो देखिए 21वां प्रश्न है, कह रहा है कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण को लिखें। तो लिखेंगे उत्तर 1800, यहाँ पर 18 होगा, बाद लिखा गया है। ठीक है, 1800 यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लीजिए 1848। ठीक है, ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण, पहला हो जाएगा आपका साम्राज्यवाद का प्रसार, दूसरा होगा मध्यम वर्ग के ऊपर शासन, और तीसरा का होगा राजनीतिक दलों के संगठनों में अभाव। ठीक है, चौथा होगा लुई फिलिप की नीति की असफलता। ठीक है, देखिए कि लुई फिलिप की नीति की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना गया है, क्योंकि इसने जनता से वादा किया था कि अगर हमारी सत्ता आएगी तो तमाम जनता को खुश करने के लिए गीजो का प्रधानमंत्री बनाएंगे, जो एक कठोर प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ठीक है, और इसके बाद से ही क्या हो कि यहाँ पर क्रांति होगा, क्रांति शुरू हो गया, लेकिन लेनिन लेकिन लुई फिलिप इंग्लैंड जो है भाग गया था। ठीक है, चलिए देखिए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न आपका 22 नंबर, कहता है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन करें। ठीक है, लिखेंगे उत्तर प्राचीन यूनान का अपना अतीत गौरवमय रहा है। इसे यूरोपीय सभ्यता का पालनकर्ता कहा जाता है, क्योंकि यह ज्ञान, कला, साहित्य एवं संस्कृत तथा दर्शन आदि के केंद्र बिंदु था। इस देश से दूसरे देश शिक्षा पाकर अपना विकास कर रहे थे, लेकिन यह खुद क्या हुआ था, पिछड़ रहा था, लेकिन खुद ये पीछे जा रहा था। चल देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। लिखेंगे उत्तर इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी, क्योंकि ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक को कहा जाता है, जिसका कहना था कि किसी भी देश में शासन तो करो, लेकिन जनता की भलाई बिल्कुल मत करो। देखिए यह जो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था जिसका नाम था मेटरनिक, यह जो था बहुत ही घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। ठीक है, जिसका कहना था कि किसी भी देश में शासन को जम के शासन करो, जितना शासन करना है उतना शासन करो, लेकिन किसी का भी बिल्कुल भलाई नहीं करना है, किसी का भी काम नहीं करना है, तुम खाली अपना काम करो, बाकी जनता से तुमको कोई मतलब नहीं रखना है। ठीक है, इसलिए जो ऑस्ट्रिया है वो एक बहुत ही बड़ी बाधा थी। चलिए देखिए अगले 24 में कहा कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का क्या योगदान रहा था। लिखेंगे उत्तर कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का अहम योगदान था। इन्होंने इटली और जर्मनी को भौगोलिक परिधियों से बाहर करके वास्तविक सत्ता दिलाने का कार्य किया। 300 छोटे छोटे राज्यों को 33 राज्यों में परिवर्तित कर दिया, यानी कि जो 300 छोटे छोटे राज्यों को विखंडित किया गया था, उन सभी राज्यों को कितने में 33 राज्यों में परिवर्तित कर दिया गया, यानी कि बदल दिया गया। तथा 1806 ईस्वी में जर्मन राइन संघ की स्थापना की गई। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न बनता है आपका 25 नंबर का कि बिस्मार्क कौन था। तो लिखेंगे उत्तर यह एक सफल कूटनीति का था। ठीक है, जो हिगेल के विचारों से प्रभावित था। इसने जर्मनी के एकीकरण के लिए विशाल सेना का संगठन किया था। प्रशा का शासक विलियम प्रथम
यह जानता था कि जब तक फ्रांस और ऑस्ट्रिया को पूरी तरह से पराजित नहीं कर दिया जाता है, तब तक जर्मनी का एकीकरण नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जर्मनी का एकीकरण कब तक संभव नहीं था? जब तक ले पूरी तरीके से ऑस्ट्रिया और फ्रांस को हरा नहीं दिया जाता है। ऑस्ट्रिया और फ्रांस को जब तक बिल्कुल नहीं हरा देंगे, तब तक ले एकीकरण करना जर्मनी का संभव नहीं है। और यह काम बिस्मार्क ही कर सकता था, यानी कि यह जो काम है वह बिस्मार्क ही कर सकता था। जर्मनी के एकीकरण के लिए इसने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। ठीक है, किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। पूछता है आपसे ऑब्जेक्टिव में कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो मानेंगे बिस्मार्क ने किया था। देखिए, आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर, कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी? लिखेंगे उत्तर कि जर्मन के एकीकरण में बिस्मार्क का अहम योगदान रहा था। जब से यह प्रशा का चांसलर बना, तब से इसका मुख्य उद्देश्य जर्मन संघ से ऑस्ट्रिया की सत्ता को मिटा देना था। इसके लिए मुझे आंतरिक या बाह्य युद्ध क्यों न लड़ना पड़े। देखिए, बिस्मार्क जो था, इसका मतलब यही आदेश था, यानी जब से यह प्रशा का जब से यह चांसलर बना था, किसका? प्रशा का, इसका एक ही उद्देश्य था कि चाहे कुछ भी हो जाए, ऑस्ट्रिया को सत्ता से क्या करना है कि मिटा देना है। कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे आंतरिक युद्ध या फिर बाह्य युद्ध क्यों ना करना पड़े, यानी कि देश के अंदर युद्ध करे तब भी या फिर देश से बाहर युद्ध करे तब भी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा, लेकिन क्या करूँगा कि मैं उसे सत्ता से हटा कर ही दम लूँगा। ठीक है, इसका कहना था कि मैं सत्ता से उसको हटा, किसको? ऑस्ट्रिया को सत्ता से मिटा कर ही दम लूँगा। ठीक है, इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। कौन था? बिस्मार्क जो था, वह रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। ठीक है, अपनाई थी। इसका कथन था कि भाषण की नीति से कुछ नहीं होगा। हालांकि इसका कथन था कि केवल भाषण देने से गए, मान लीजिए कि सभा में नेता लोग हैं, भाषण दे दिए, तो भाषण देने से कुछ नहीं होगा, इनका कहना था। जर्मनी के एकीकरण के लिए विशाल सेना का संगठन किया, जिस जिससे सेना में उत्तम भोजन, उत्तम सुविधा तथा सही समय पर वेतन दिया। उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए रूस, फ्रांस एवं ऑस्ट्रिया से मित्रता कर ली और इस प्रकार तीन युद्ध किया। ठीक है, इसने 3 गो युद्ध किया था। देखिए कौन कौन से युद्ध किए हैं। देखिए, जो पहला युद्ध किया था वो किया था आपका डेनमार्क से युद्ध। पहला युद्ध डेनमार्क से किया, कब किया था? 1864 में। यह युद्ध राज्य क्षेत्र को लेकर हुआ था, जिसमें बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर किया था। इसमें प्रशा को सोल्सविंग तथा ऑस्ट्रिया को होल्स्टीन मिला था। ठीक है, यह युद्ध क्या हुआ? युद्ध में जीत गया, और जीतने के बाद एक भाग इसको मिला, यानी कि ऑस्ट्रिया को, और एक भाग मिला प्रशा को। ठीक है, देखिए दूसरा का है आपका ऑस्ट्रेलिया से युद्ध, और दूसरा का बार इसने क्या कर लिया? ऑस्ट्रिया से ही युद्ध कर लिया, यानी कि जिसके साथ मिलकर यह डेनमार्क का युद्ध किया था, अब की बार उसी के साथ युद्ध कर लिया 2 साल के बाद। ठीक है, इस युद्ध में प्रशा ने ऑस्ट्रिया को बुरी तरीके से हरा दिया। यह युद्ध 1866 में सेडोवा में हुआ था। ठीक है, पूछता है कि ऑस्ट्रिया का युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो सेडोवा में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 1866 में हुआ था। ठीक है, चलिए, इस युद्ध मान लीजिए कि इस युद्ध में कि ऑस्ट्रिया, इस युद्ध सेडोवा के युद्ध में कौन कौन से देश भाग लिए थे? तो प्रशा और ऑस्ट्रिया। ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न है, 3 नंबर है आपका फ्रांस एवं प्रशा का युद्ध। यह अंतिम युद्ध है। यह युद्ध सेडोन के मैदान में लड़ा गया था। स्पेन की राजगद्दी को लेकर यह युद्ध हुआ था, जिसमें फ्रांस बुरी तरह से हार गया। अंततः बिस्मार्क ने पूरे मानचित्र को बदल कर क्या कर दिया था? रख दिया था, क्योंकि तीनों को हरा दिया और यह एकीकरण जो है कर लिया। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग 27 नंबर से अगले वीडियो में पढ़ेंगे।